गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोक प्रशासन की दूसरी यूनिट का टॉपिक करेंगे नेतृत्व। नेतृत्व के अंदर आज हम नेतृत्व का अर्थ और उसकी परिभाषा देखेंगे। नेतृत्व शब्द का अर्थ क्या है? नेतृत्व शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के ऐसे गुण जिससे वह एक बड़े समुदाय या दूसरे लोगों का मार्गदर्शन करता है। यह वो क्षमता है जिससे वो एक समूह से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने में सफल होता है। वास्तव में नेतृत्व की सफलता नेतृत्व का जो नेता है उसमें निर्भर करती है। नेतृत्व एक समूह को एकता के सूत्र में बांध के रखता है, दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें प्रेरित करता है और अपने अनुयायियों में पहल करने की भावना का विकास करता है। आमतौर पर नेतृत्व दो प्रकार के देखे जाते हैं, सत्तात्मक नेतृत्व और गुणात्मक नेतृत्व। सत्तात्मक नेतृत्व में नेता सत्ता के आधार पर अपने आदेशों और निर्देशों का आज्ञा पालन और अनुकरण करवाता है। जैसे कोई उच्च अधिकारी निम्न अधीनस्थ से अपने आज्ञा का पालन करवाता है, वह सत्तात्मक नेतृत्व होता है। गुणात्मक नेतृत्व में आज्ञा का पालन व्यक्ति के गुणों के कारण किया जाता है, जैसे महात्मा गांधी। वास्तव में हम देखें तो नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा किसी समुदाय के सदस्यों से उनकी इच्छा अनुसार बिना किसी दबाव डलवाए कोई कार्य करवाना। लोक प्रशासन के अंदर नेतृत्व है वह उच्च अधिकारी वर्ग की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह वर्ग अपनी जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसके जो पहले से लक्ष्य निर्धारित हैं उनको क्रियान्वित करवाने में प्रयास करते हैं। नेतृत्व के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। आपको जो आपके लोक प्रशासन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो उसकी परिभाषा लिखनी होगी। हर प्रश्न के शुरुआत में 3-4 परिभाषाएं लिखेंगे, तो हम 4-5 परिभाषाएं देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं अल्फ्रेड बेट्टी की परिभाषा। अल्फ्रेड बेट्टी ने क्या कहा है? अल्फ्रेड बेट्टी के अनुसार नेतृत्व वह गुण है जिसके द्वारा अनुयायियों के एक समूह से वांछनीय कार्य स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के कराए जाते हैं। मतलब जो अनुयायी हैं उनसे अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी दबाव के कार्य करवाना नेतृत्व है। दूसरी देखेंगे हम डेविस न्यूस्टार्ट की। नेतृत्व दूसरों को उद्देश्य प्राप्ति के लिए उत्साहपूर्ण प्रयत्न करने हेतु प्रोत्साहित एवं मदद करने की प्रक्रिया है। मतलब दूसरों से अपने उद्देश्य के अनुसार कार्य करवाना और उन्हें मोटिवेट करना उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है मुर्रे ने क्या कहा है? नेतृत्व ऐसी योग्यता है जो दूसरे लोगों के सामूहिक उद्देश्यों का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करती है। मतलब दूसरे लोग सामूहिक रूप से किसी काम को करते हैं, ये लेविंगस्टन ने कहा है। और मुर्रे ने कहा है ऐसी योग्यता है जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नेता जो नियम कानून बनाते हैं उसके अनुसार कार्य करना नेतृत्व है। इसी के अंदर आगे देखेंगे W.G. वेनिस ने क्या कहा है नेतृत्व के बारे में। W.G. वेनिस ने कहा है नेतृत्व एक अधीनस्थ को वांछनीय ढंग से व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। जैसे उच्च अधिकारी के अंडर जो कर्मचारी हैं उनको उसकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा नेतृत्व अधीनस्थ कर्मचारियों को सहकारी प्रयत्नों से अधिकतम योगदान के लिए अभिप्रेरित मतलब मोटिवेट करता है। जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो फुल कोऑपरेट होकर कार्य करें उच्च अधिकारियों का, इसके लिए मोटिवेट करता है। यह एक संबंधात्मक कार्य है जो सभी को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है। अब हम देखते हैं नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषताओं में पहली विशेषता है नेतृत्व संबंधात्मक है। अधीनस्थ और उच्च दोनों उससे जुड़े रहते हैं। नेतृत्व संगठन के कोई
पदाधिकारी व्यक्ति होते हैं जो कतिपय विशेष गुणों से संपन्न होते हैं। उसकी दूसरी विशेषता है विशेष गुण। नेतृत्व में नेता है वो अपने अधीनस्थों पर अतिरिक्त प्रभाव डालता है, उनको मोटिवेट करता है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। नेतृत्व का नेक्स्ट आगे गुण है नेतृत्व है वो पहले से निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनुयायियों को प्रेरित करता है। गतिशीलता नेतृत्व है वो हमेशा सैन्य विकास करता है और निरंतर गतिशील रहता है। नेतृत्व है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। अगर नेतृत्व में नेता कुछ काम करने के लिए भी कह सकता है और कुछ काम करने से रोकता भी है। नेतृत्व औपचारिक और अनौपचारिक भी दोनों रूपों में हो सकता है। नेतृत्व का उद्देश्य सामूहिक लाभ, सामूहिक हित होता है। ये हमने नेतृत्व की कुछ विशेषताएं देखी। अब हम देखेंगे नेतृत्व की शैलियाँ। नेतृत्व की शैलियों के बारे में जापान के ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय में सेवी वर्गीय शोध बोर्ड ने 5 शैलियाँ बताई थी। नौकरशाह के अंदर ऐसे नेता आते हैं जो केवल अपने अनुयायियों के संबंध में नीतियों का निर्धारण करते हैं और उनका उद्देश्य अपने वरिष्ठ जो उच्च अधिकारी हैं उनको संतुष्ट करना होता है और वो अधीनस्थों की तरफ ध्यान नहीं देते, जिससे अधीनस्थ कर्मचारी उदासीन रहते हैं। दूसरी शैली है तानाशाह या अधिनायक। इसके अंदर ऐसे नेता होते हैं जो निरंकुश होते हैं। वो अपने अधीन आने वाले कर्मचारियों को डरा धमका कर प्रताड़ित कर उनसे अपनी आज्ञा का पालन करवाते हैं। नेता के जो अधीनस्थ होते हैं वो अक्सर नेता के विरोधी होते हैं। कूटनीतिक ये मौकापरस्त होते हैं। ये लोगों का शोषण कर सकते हैं और जो इनके अधीनस्थ होते हैं, इनके अनुयायी होते हैं, उनको अपने नेता पे विश्वास नहीं होता। विशेषज्ञ ये नेता अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। यह अपने अधीनस्थों के साथ सहयोगात्मक कार्य करते हैं। जो इनके अधीन होते हैं, इनके अनुयायी होते हैं, उनके साथ इनके संबंध हैं वो अच्छे मित्रवत होते हैं। सहभागी के अंदर नेता और उसके अनुयायियों में घनिष्ठ संबंध है और यह एक तरह का प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व है जिसमें वो खुश होकर कार्य करते हैं। क्रिस आग्रेस्की ने 3 प्रकार के नेतृत्व के सिद्धांत बताए हैं। निर्देशात्मक सिद्धांत के अंदर ऐसे नेता आते हैं जो अपने जो अधीनस्थ हैं उनके भावनात्मक कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ उन्हें निर्देश प्रदान करने का कार्य करते हैं। अनुज्ञात्मक व अनुमति बोधक प्रकार के अंदर नेता और अनुयायियों में सिर्फ सहमति का रिश्ता होता है। ऐसे नेता दूसरे के लिए कार्य की शुरुआत करता है, उसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है और दूसरों की भावनाओं उनको समझता है, उनकी सहमति प्रदान करता है। सहयोगी प्रकार का नेता ये ऐसे नेता होते हैं जो निर्णय लेने और कोई भी कार्य करने से पहले अपने अनुयायियों से सहमति लेते हैं और सहयोग की भावना प्रकट होती है। टेरी ने एक और विचारक हैं टेरी ने नेतृत्व के 6 प्रकार बताए हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व जिसके अंदर वो खुद के हिसाब से चलता है, और दूसरा अवैयक्तिक नेतृत्व, तीसरा आदर्शात्मक नेतृत्व, चौथा लोकतांत्रिक नेतृत्व और 5वां क्षेत्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व। अभी हमने ये विभिन्न विद्वानों के द्वारा नेतृत्व की जो विभिन्न शैलियाँ हैं वो देखी। अब हम इस ऊपर के रिसर्च के हिसाब से देखें तो 3 प्रकार का मोटे रूप से नेतृत्व होता है। पहला है निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व के अंदर एक ऐसा नेतृत्व है जिसके अंतर्गत जो उसके अनुयायी हैं वो भय के कारण कार्य करते हैं।
जो नेता है वो अपने अधीनस्थों को डरा कर धमका कर, मतलब तुम्हारी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, दूरी तो तुम्हारा वेतन है वो काट लूँगा आदि तरह के डर दिखाकर उससे कार्य करवाता है। और जो उसका अनुयायी है वो उसके प्रति लॉयल नहीं होता, वफादार नहीं होता और उनके अंदर भावनात्मक संबंध नहीं होते। यह इस प्रकार का नेतृत्व कि हर संगठन को कमज़ोर करता है। और इसी में दूसरा प्रकार है निर्बद्ध नेतृत्व। निर्बद्ध नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है जिसमें नेता अपने अनुयायियों या अधीनस्थों के साथ संपर्क नहीं रखता, उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने और स्वयं निर्णय लेने का मौका प्रदान करता है। वास्तव में अधीनस्थों को पर्याप्त मात्रा में अधिकार सौंप देता है और ऐसा नेता मार्गदर्शन नहीं करता। इस प्रकार वह आज्ञा देने के अयोग्य होता है। तो निर्बद्ध नेतृत्व जिसमें नेता और अनुयायी एक दूसरे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं और वो स्वतंत्र क्षेत्र में एक दूसरे का कार्य करते हैं। तीसरा नेतृत्व का प्रकार है जनतंत्रीय नेतृत्व। जनतंत्रीय नेतृत्व जो समूह के साथ ऐसा नेता जो उसके अधीनस्थ या अनुयायी हैं उनके साथ विचार विमर्श करके निर्णय लेता है। इस प्रकार के नेतृत्व की आधारशिला अधिकारों और निर्णयों के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। इसमें अधिकार और शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। एक नेता लोकतांत्रिक है, वह अपने अनुयायियों को एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अंदर दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। वह विचार विमर्श नीतियों का निर्माण करते हैं। जो नेता है वो मतलब नीतियाँ बनाता है, फिर नीतियाँ बनाने के बाद अपने अनुयायियों के समक्ष रखता है, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, जनता की परामर्श लिया जाता है और जनता से परामर्श लेने के बाद ही कोई आदेश देता है। वह अपने अधीनस्थों को उनके कार्य क्षेत्र में निर्णय लेने की अनुमति देता है। इस प्रकार उसके आदेश हैं वो बाध्यकारी नहीं होते और इस प्रकार का नेतृत्व अपने अधीनस्थ केंद्रित होता है, ना कि नेता केंद्रित होता है। धन्यवाद।